नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपनी कल की वीडियो में हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन किया। उसी के आगे आज विराम चिन्ह जो बचे हुए हमारे विराम चिन्ह थे, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर विराम चिन्ह। अगर अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अभी तक हम पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, निर्देशन, संयोजन चिन्ह के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपना अगला विराम चिन्ह जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो है हमारा उद्धरण चिन्ह। ये दो तरीके का होता है। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। अब इन सिंगल और डबल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? किसी की उक्ति अर्थात जब किसी के वक्तव्य को हमें व्यक्त करना हो या पुस्तक आदि के किसी विशेष भाग्य को हमें अलग से प्रदर्शित करना हो, इंडिकेट करना हो कि नहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तब हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस चिन्ह को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम किसी के बारे में विशेषता बताएं, किसी की विशेषता बताएं, उसकी तरफ इंडिकेट करें कि ये क्या है या इसे क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं समास शब्द का अर्थ संक्षेप होता है, तो यहाँ समास शब्द का अर्थ बताया गया है, क्या? संक्षेप। तो हमने इसको संक्षेप को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया कि इस सेंटेंस में हम किसकी तरफ ध्यान जाए? कि संक्षेप की तरफ, यानी कि समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप है। इसी प्रकार से जब किसी नाम के आगे कोई उनका उपनाम होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट करते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला को यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये उनका उपनाम। इसके बाद हम देखते हैं दोहरे, हमारे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वक्ता के प्रत्यक्ष कथन और पुस्तक के किसी भाग को जैसे का तैसा प्रस्तुत करने के लिए हम करते हैं उसका प्रयोग। जैसे हम कहें कि इन्वर्टेड कॉमास, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, या पिताजी ने कहा अगर तुम मेहनत करो, पिताजी ने कहा, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह होता है विवरण चिन्ह, जिसको कि हम कॉलन डैश भी बोलते हैं। कॉलन डैश, ये दो जो पॉइंट होते हैं, कॉलन डैश कैसे, पहले ये दो पॉइंट बनाते हैं हम और उस पर उसके आगे एक डैश लगा लेते हैं। तो ये जो कॉलन डैश होता है ये हमारा विवरण चिन्ह कहलाता है। इसका प्रयोग का वाक्य खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर हम कुछ और बताना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने कई बार देखा होगा, हम लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद हम ये चिन्ह जरूर देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सेंटेंस तो यहाँ ख़त्म हो गया कि, लेकिन क्या इंडिकेशन क्या दे रहा है कि नीचे जो प्रश्न लिखे हैं
उनको आपको पढ़ना है। तो इससे पता चलता है कि इसके बाद भी, इस सेंटेंस समाप्त होने के बाद भी आपको कुछ और करना है। इसी तरीके जैसे वाच्य के 3 भेद हैं। जब हम कोई चीज़ विश्लेषण करते हैं किसी चीज़ का, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाच्य के 3 भेद क्या हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमारा जो अगला विराम चिन्ह होता है वो है कोष्टक। वैसे तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ ये छोटे कोष्टक का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कोष्टकों का इस्तेमाल हमारा गणित में होता है। यहाँ पर हम सिर्फ इसी कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। इस कोष्टक का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमें किसी सेंटेंस से संबंधित कोई जानकारी अलग से देनी हो, या किसी शब्द की जानकारी अलग से देनी हो, या अपने मन के भाव को व्यक्त करना हो। इस टाइप का इंडिकेशन होता है, कोई चीज़ विशेष दिखानी होती है, तब हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ किया जाता है? जब कभी हम क्रम सूचक अक्षर या अंक लिखते हैं, जैसे क ख ग घ लिख दिया, पॉइंट का, राजधानी पॉइंट खा, प्रदेश पॉइंट गा, ऐसे करते हैं। तो क ख ग जो ये क्रम सूचक अंक हैं, इनको हम कोष्टक में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, या फिर इनको हम 1 2 3 से शो कर रहे हैं तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। दूसरे तरह का है समानार्थक शब्द। जब हम समानार्थक शब्दों का इस्तेमाल कहीं करते हैं तो भी कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे निरंतर, और इसी का निरंतर को ही हमने अगर परिभाषित किया, यानी कि इसके अर्थ, दूसरा अर्थ भी बताया, तो हम उसको कोष्टक में रखेंगे। लगातार अध्ययन से ही अच्छे अंक आते हैं। यहाँ पे निरंतर और लगातार दोनों का एक ही मतलब है, तो केवल हमने उसको व्याख्या की है कि निरंतर या फिर लगातार। हम दोनों चीज़ों में से एक का भी प्रयोग कर सकते थे, और ये दोनों इस तरीके से भी प्रयोग कर लिया। तो कोष्टक का कुल मिला के इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। मन के भाव दिखाने के लिए भी हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई नाटक चल रहा है, या हम किसी के भावों को, किसी के द्वारा किए गए कर्म को, कार्य को प्रकट करते हैं, लिखते हैं, और हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उसने ये कार्य किस मनोभाव से किया, तो हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। कोष्टक में उसके मनोभाव को मन के भाव को दर्शाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के जैसे हम कहें राम, ब्रैकेट में लिखा है क्रोध में, तुम ऐसे नहीं मानोगे, यानी कि वो क्रोध में कह रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मन के भाव को दिखाने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग कर। कोष्टक के पश्चात हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक शून्य की तरह है, जिसको 0 ही होता है, और लाघव का मतलब होता है छोटा। अर्थात यहाँ पर लाघव चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब कोई शब्द बहुत बड़ा हो और हम उसको संक्षेप में लिखना चाहें, और वो हमसे अंडरस्टूड भी हो कि हमने लिखा क्या है, तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। यानी कि उस बड़े अक्षर शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे हम लाघव चिन्ह अर्थात शून्य लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम पंडित लिखते हैं, तो पंडित में ये 3 अक्षर है, लेकिन हम शॉर्ट में लिखने के लिए पहला अक्षर लिखा और उसके आगे शून्य लगा दिया, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हाँ, ये पंडित ही पढ़ा जाएगा। डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर कभी पूरा नहीं लिखते हैं, हम पहला अक्षर लिख के उसके आगे ये लगा देते हैं। प्रोफेसर है, हम प्रो लिख के उसके आगे 0 लगा देते हैं, तो वो प्रोफेसर बन जाता है। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं
इन शब्दों को संक्षेप करने के लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं। हमारा जो 12वां और आखिरी विराम चिन्ह है वो है हंस पद, जिसका कि अभी भी इस्तेमाल होता है। हंस पद को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये जब हम राष्ट्र वाले ट्रा के नीचे जो चिन्ह बनाते हैं लगभग वैसे ही चिन्ह होता है ये हंस पद का। इसको ऊपर की तरफ एरो होता है, हम दिखाते हैं कि हाँ इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पर है। इसका प्रयोग हंस पद को त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है, अर्थात गलती को पूरा करने वाला चिन्ह। कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं और हमसे कोई शब्द छूट जाता है। अब हम या तो पूरा सेंटेंस काटेंगे तो गंदा होगा, तो उस छूटे हुए अंश को लिखने के लिए जहाँ पर वो छूटा होता है हम इस हंस पद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे राम ने रावण वध किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, राम ने रावण वध किया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, क्योंकि सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा है। राम ने रावण का वध किया, यहाँ पे का छूट गया है, तो का को पूरा करने के लिए इस हंस पद का इस्तेमाल किया गया, चिन्ह लगाया, उसके ऊपर जो शब्द जो अंश छूटा था वो लिख दिया गया का। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, राम ने रावण का वध किया, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमें का भी पढ़ना है। तो इस तरीके से हंस पद का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे मुख्य 12 जो कि हमने आज और कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, 12 विराम चिन्ह हैं, जिनका कि इन 12 विराम चिन्हों के अतिरिक्त भी कुछ और विराम चिन्ह होते हैं जिनका कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं उनके बारे में भी आपको बताऊं। जैसे पहला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को इस तरीके से डॉट 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 से करते हैं कि वहाँ पर हम कोई सेंटेंस लिखा तो उसके आगे जैसे हम गिनती लिख रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 कंटिन्यूस काउंटिंग लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट 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 लगा देते हैं, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि 1 2 3 4 के आगे भी और आखिरी में जो लिखना है, मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 करके आगे 100 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4 से लेके 100 तक की गिनती हो गई। तो इसी तरीके से और भी कोई चीज़ अगर हमें दिखानी है तो हम लोप चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, कई बार हम अपना वाक्य सेंटेंस पूरा करते हैं या हमारा जो हम पूरा ऐसे या आंसर लिख रहे होते हैं तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, डैश लगा के बीच में 0। तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है कि यहाँ पर हमारा मैटर जो भी लिखना था वो कंप्लीट हो गया है। एक चिन्ह होता है विराम चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो कि इस तरीके से दिखाया जाता है और इसको किसी चीज़ को लंबा बोलने के लिए, लंबा उच्चारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ओम, मतलब यहाँ पे बीच में हमें ये ऐसे लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका उच्चारण लंबा करेंगे। इस प्रकार ये हमारे प्रमुख विराम चिन्ह थे। इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल व्याकरण में जब कभी शुद्धिकरण करने के संबंधित प्रश्न आते हैं या शुद्ध वाक्य ढूंढने होते हैं, तब इनका महत्व बहुत अधिक होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई कमी दिख रही हो तो भी बताइएगा, तो हम उसको और सुधार करके अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहें और आप लोग परीक्षा में सफल होते रहें। हम कंप्यूटर की सीरीज़ भी चला रहे हैं, इसके अलावा जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को अपडेट होता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।